हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल पर। हम इस्लामिक एजुकेशन की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि भाई जो आपका मुस्लिम पीरियड था उसमें एजुकेशन का क्या स्थिति थी, कैसे कैसे मतलब उनका शिक्षा में किस चीज़ पर जैसे कह सकते हैं हम कि बल दिया था उन लोगों ने मुस्लिम युग में। तो शिक्षा की स्थिति का आज हम लोग बारे में जानेंगे। तो बात करें अगर मुस्लिम युग की, तो मिडेवल पीरियड में अरब की संस्कृति तथा सामाजिक नीतियों का प्रभाव भारत के, थोड़ा सा रीड करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा जूम। हाँ, अब देखिए तो हुआ क्या था। मध्यकालीन युग में अरब की सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों का प्रभाव भारत के सामाजिक, विशेषकर कला और संस्कृति पर पड़ा। तो बात करें मुस्लिम पीरियड में, तो सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां जो थी उस टाइम का जो समाज था या उस टाइम की संस्कृति मतलब जो कल्चर मानते थे मुस्लिम लोग, उसका प्रभाव किस पे पड़ा? कला पर और संस्कृति पर। जैसे बात करें हम कला पर, तो आपने देखा होगा कि भाई गुप्त काल को जो आपका कौन रहे वो गुप्त काल में सोने के सिक्के पे ज़्यादा वो बल दिया गया। या बात करें संस्कृति की, तो कला का प्रेमी था कौन भाई? एक मुस्लिम अपना ये जो था व्यक्ति, क्या नाम था वो, बाबर का बेटे का बेटा था, इस तरीके से। तो इसी प्रकार का असर हमारी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो इस्लामिक टाइम पे क्या हुआ करता था, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ थी, ठीक है, उन लोगों की, तो उसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा। आप हमेशा से जानते रहे कि जो समाज में और संस्कृति में होता रहा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी दिखाई देता है। तो प्रभाव क्या पड़ा? 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई। मोहम्मद गौरी आप जानते हो, जब उसने आक्रमण किया, महमूद गजनबी ने, चंगेज खान ने, तैमूर लंग, नादिर शाह, इन सभी ने, जब अहमद शाह अब्दाली, इन सभी ने मुगल वंश के आरंभ तक चलती रही। इन सभी का आक्रमण होता रहा कब तक? जब तक मुगल वंश चालू नहीं, मतलब शुरू नहीं हुआ था। बाबर ने वही मुगल वंश किया था, आप सभी जानते होंगे। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता, सभी जानते थे। इन आक्रमण को झेलते झेलते भारत क्या हुआ? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर रूप से क्या हो गया? बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और भारत को सोने की चिड़िया मतलब नाम के लिए रह गया, है ना। तो हुआ क्या कि भाई भारत की मुस्लिम विजय इस्लामी शिक्षा के इस अंधकारपूर्ण युग की समकालीन थी। कहने का मतलब है, टीएन सीक्वेंस ने इस बात को डिफाइन करने की कोशिश करी है। क्या बताया कि भारत की जो मुस्लिम विजय यानी मुसलमानों का राज्य था भाई, जो बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे, तो उन्होंने इस्लामी शिक्षा के इस अंधकारपूर्ण युग की समकालीन थी। मतलब उसी टाइम पे इस्लामिक शिक्षा भी चल रही थी। कहने का मतलब ये, उसी टाइम पे भारत में आक्रमण भी हो रहे थे और इस्लामिक शिक्षा भी उसी टाइम पे चल रही थी, जबकि विद्यार्थियों ने संस्कृति के अपने आदर्शों को खो दिया था। तो जाहिर सी बात है, जब कोई देश इकोनॉमिकली, सांस्कृतिक या आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से किसी भी समस्या का, कह सकते हैं हम लोग, क्या कर रहा हो, सामना कर रहा हो, तो उसकी वर्तमान स्थिति पर भी, शिक्षा पर भी, हर क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए। मुस्लिम युगीन शिक्षा के निम्न उद्देश्य क्या थे भाई मुस्लिम युग में शिक्षा देने के? शिक्षा का प्रसार करना। सबसे पहला कि भाई शिक्षा, जन जन तक शिक्षा पहुँचे ये तो नहीं, लेकिन सब लोग अवेयर हो जाएं, पढ़ना चाहें सब लोग। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण मुस्लिम बने बाहर से आए मुस्लिमों में धार्मिक ज्ञान का विस्तार शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता था। भाई कुछ लोग मुस्लिम धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया, बाहर से आए लोग जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, ऐसे लोगों में आप लोगों ने सुना होगा, तेग बहादुर था वो एक व्यक्ति, कौन, सिखों का गुरु थे जो तेग बहादुर। उनको भी क्या किया था भाई? फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। तो कहने का मतलब ये कि ये क्या चाहते थे कि इनके धर्म के लोग, इनके धर्म का विस्तार हो, प्रचार हो और प्रसार हो। तो इसी के लिए ये शिक्षा देना चाहते थे, शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहते थे? अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य धर्म का विस्तार। वही चीज़ है, क्या करना चाहते थे? शिक्षा का आधार धर्म था। यानी इन्हें शिक्षा से मतलब नहीं है कि लोग शिक्षित हों, शासन करना सीखें, अपने अधिकारों को समझें, अपने कर्तव्यों को समझें, डेमोक्रेसी में सहायता दें और अच्छे से मतलब सर्वाइव कर पाएँ, योग्य बन पाएँ।
शिक्षण कह सकते हैं हम, कौशल सीखें, स्किल्स सीखें, अपनी आजीविका चला पाएं, ये सब उद्देश्य नहीं था, बल्कि उद्देश्य क्या था कि ये धर्म को समझ पाएं। और धर्म कौन सा था भारत में व्याप्त, वो इस्लाम धर्म था, उसको समझ पाएं, उसको क्या कर पाएं, आत्मसात कर पाएं और उसके अनुयायी बन पाएं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही धर्म का प्रचार करना था। वही बात निकल कर के आ रही है, शिक्षा ग्रहण करने के लोग मकतब मदरसों में जाया करते थे। तो एक बात निकल के ये आई है कि जो ये आपका मुस्लिम युग था, इसमें क्या था, शिक्षा मकतब और मदरसों में दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड उद्देश्य क्या था, धार्मिक कानूनों का प्रसार। धर्म संबंधी जो कानून इन्होंने बनाए थे उनका प्रसार, जैसे इस्लाम धर्म के कानूनों का प्रसार, कुरान की शरीयतों का प्रसार। ठीक है, इस्लाम धर्म संबंधित कुछ कानून बना दिए, शरीयत हैं जो कुरान की, ठीक है, उसके प्रचार प्रसार के लिए के माध्यम से भी संभव था। तो धार्मिक कानूनों का प्रसार करना था। चौथी बात, भौतिक उन्नति। भौतिक उन्नति का मतलब ये जो मुस्लिम लोग थे ये क्या करते थे, ये इसी जन्म पर विश्वास करते थे। ये जो चाहते हैं वो इसी जन्म में चाहते हैं, ये परलोक की बात नहीं करते। जैसे हम लोग बोलते भाई, हिंदू लोगों में क्या बोला जाता कि आप क्या कर रहे हो अभी इस जन्म में, जो कर रहे हो चलो अच्छाई भलाई करो, सबके साथ अच्छा करो, क्योंकि दूसरे जन्म में वो चीज़ हमें मिलेगी। लेकिन मुस्लिम लोगों का मानना था कि जो सुख सुविधाएं मिलनी, जो धन वैभव मिलना, जो यश मिलना, वो सब इसी में कर लो, इसी जन्म में कर लो। सारे भौतिक उन्नति करना चाहते थे। भौतिक उन्नति मतलब मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म, परलोक में विश्वास नहीं था। दोबारा जन्म हो, सुख मतलब सुख मिले, हम अमीर क्या हो, ये सब दूसरे जन्म की लालसा नहीं थी। वो सब इसी जन्म में, जो जन्म लिया है इसी जन्म में सब कुछ चाहते थे। इसलिए इसी जन्म में शिक्षा के साथ साथ सांसारिक सुख, हर प्रकार का सुख। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए, नेक्स्ट है आपका शासन व्यवस्था उत्तम बनाना। नेक्स्ट फोर्थ विशेष उद्देश्य क्या था शिक्षा का, शासन व्यवस्था है जो उस टाइम की, उसको उत्तम बनाना। मुस्लिम शासकों को अपनी शासन प्रणाली को दृढ़ बनाने के लिए शिक्षा पर ही भरोसा था। शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहते थे, अपना जो शासन व्यवस्था है, जैसे राजा महाराजा हुए, लिपिक हुए, कोई वित्त संबंधी संभाल रहा है, या फिर कोई शिक्षा विभाग संभाल रहा है, या फिर कोई कर वसूली का काम कर रहा है, या फिर भाई कोई सैनिक है, कोई मंत्री है, तो इन सबको भाई कैसे बनेगी, इन सबको भी शिक्षा देनी पड़ेगी उन्हें। तो ऐसे लोग, योग्य लोगों का निर्माण करना शिक्षा का काम था। उसका विश्वास था कि शिक्षा के अभाव में भी शासन ठीक से नहीं चला पाएंगे। उनका उद्देश्य था भाई शासन ठीक से चले, इसके लिए उन्हें शिक्षा देनी पड़ रही थी। ये उद्देश्य था शिक्षा देने का। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे शिक्षा का स्वरूप कैसा था, शिक्षा कैसी थी, है ना। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि शिक्षा कैसी थी। मुस्लिम कालीन युग में संगठन एवं प्रबंध निम्न प्रकार था। शिक्षा का संगठन कैसा था, किस तरीके से शिक्षा जो है छात्रों को दी जाया करती थी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, बिस्मिल्लाह, सबसे पहला शॉर्ट आंसर में पूछा था बिस्मिल्लाह संस्कार क्या होता, तो ऐसे लगा लो, या फिर आपके पास क्या दिया जाएगा, 3-4 दिए जाएंगे, इनमें से पूछा जाएगा कि भाई ये बिस्मिल्लाह किससे संबंधित है, इस तरीके का। तो ये बिस्मिल्लाह अल्लाह यानी मुस्लिम धर्म से है, इस्लाम धर्म से। सबसे पहले क्या होता है, जैसे वैदिक काल की भी हमने बात नहीं की, वैदिक काल को भी हम लोग देखेंगे, हालांकि पहले वैदिक काल देखना चाहिए था, अब कोई नहीं, इसके बाद हम लोग वैदिक काल देख लेंगे। तो वैदिक काल में क्या था भाई, उपनयन संस्कार कराया जाता था, है ना। और पवज्जा संस्कार कहाँ करवाया जाता था, बौद्धिक पीरियड में करवाया जाता था, बौद्धिक पीरियड में पवज्जा, ठीक है। और मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह संस्कार करवाया जाता। और बात करें अगर हम वैदिक काल में, तो उपनयन संस्कार करवाया जाता था। किस लिए करवाया जाता, इसका मतलब होता भाई बच्चा घर से स्कूल जा रहा, ठीक है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है कि किसी कार्य को आरंभ करना, भाई क्या आरंभ कर रहा है, शिक्षा आरंभ कर रहा है, शिक्षा का आरंभ करने की रस्म को बिस्मिल्लाह कहते हैं, है ना। और अगर बात करें वैदिक काल में, अगर शिक्षा आरंभ करने की रस्म है तो उसको उपनयन कहते हैं। और बुद्ध काल में अगर शिक्षा आरंभ करने की रस्म होगी तो उसे पवज्जा संस्कार कहेंगे। तो मुस्लिमों में क्या बिस्मिल्लाह होता था, शिक्षा शुरू करना बच्चे की। इसमें रिवाजों के अनुसार 4 वर्ष 4 साल 4 माह, ठीक है, 4 साल 4 माह 4 दिन का बच्चा जब हो जाए तब ये रस्म पूर्ण कराई जाती थी। इसमें क्या होता था, विद्यारंभ के अवसर पर आयोजित किए जाने वाला यह अवसर भाव विभोर करने वाला था। इसमें क्या था, समय पर शिशु विद्यार्थी गुरु इस शुभ मुहूर्त पर निर्धारित ज्योतिषी किया करते थे। इस निर्धारित समय पर शिशु विद्यार्थी गुरु से पाठ्यारंभ कराते अताबुक कहा जाता था।
देखो क्या होता था इस समय में, शिशु विद्यार्थी यानी छोटा सा बच्चा जो क्या है, शिक्षार्थी है, शिक्षा लेने के लिए गया है, गुरु से पाठ्यारंभ कराते थे। भाई जो गुरु होता था, टीचर होता था, वो पाठ को शुरू करता था। गुरु को मुल्ला, उस्ताद, अताबुक कहा जाता। अब ये 3 शब्द आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम काल में गुरु को क्या कहा जाता था, मुल्ला कहा जाता था, उस्ताद कहा जाता था, या फिर अताबुक कहा जाता था। कब? मुस्लिम काल में टीचर को, गुरु को। उस्ताद नवागत विद्यार्थी को पवित्र कुरान का 87वां अध्याय उच्चारण करना सिखाते थे। उस्ताद यानी वही टीचर मुस्लिम काल का, विद्यार्थी को क्या करना चालू कराता था, पवित्र कुरान की शरीयतें पढ़ाता था। सीधी बात ये है ना। तो कुरान की शरीयतें उच्चारण करना सिखाता था। यदि विद्यार्थी पढ़ने में असमर्थ है तो भी उसे एडमिशन दे देता था, और नहीं अगर पढ़ पा रहा है तो भी उसे एडमिशन दे देता था। कुरान उच्चारित करवाता था। क्या उच्चारित करवाता था कुरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लाइन उच्चारित करवाता था। और बच्चा अगर उच्चारण कर लेता था तब भी उसे एडमिशन देता था, और अगर नहीं उच्चारित कर पाए तो भी उसे एडमिशन दे दिया जाता था। इस शब्द के उच्चारण के साथ शिक्षा का नूतन द्वार बालक के लिए खुल जाता था। ये उच्चारण करवाने के बाद उसे क्या मिल जाता था? एडमिशन मिल जाता था। अब बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है। अब दूसरा फिर ये तो हो गया भाई, बच्चा पहुंच गया स्कूल में। अब ये मकतब क्या होता? एक मकतब चलता था। मकतब का अर्थ है स्कूल। इस्लामिक काल में स्कूल को क्या बोलते थे? मकतब बोलते थे। जैसे वैदिक काल की अगर हम बात करें तो क्या होता था वैदिक काल में? आपका स्कूल कैसे होते थे? पेड़ वृक्ष के नीचे, शांत रमणीय वातावरण में, है ना। तो ऐसे इनके यहाँ मकतब हुआ करते थे। शिक्षा का आरंभ मकतब से होता था। भाई बच्चा अगर स्कूल में गया तो कहाँ जाएगा? मकतब में जाएगा। सबसे पहले मौलवी यहाँ पर अक्षर ज्ञान तथा फिर कुरान की आयतों का पाठ कराते। पहले अक्षर ज्ञान देंगे ताकि वो पढ़ना सीख जाए, फिर कुरान की आयतें पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गया? स्कूल हो गया इस्लामिक पीरियड का। नेक्स्ट लाइन, फिर मदरसे क्या होता? अगर बच्चे ने प्राइमरी एक शिक्षा कर ली, अब उसके आगे की मदरसों में इस्लाम धर्म की उच्च शिक्षा का, मतलब प्राइमरी तक तो रहेगा आपका, ये प्राइमरी 8वीं तक उच्च शिक्षा लेना है बच्चे को 10-12 के ऊपर, तो ये मदरसा हो जाएगा। ठीक है। मदरसों को शासन के द्वारा सहायता प्राप्त होती थी। मतलब इसको जो सहायता दी जाती थी इकोनॉमिकली, वित्तीय सहायता, वो कौन देता था? एडमिनिस्ट्रेशन देता था, प्रशासन देता था, सरकार देती थी। नेक्स्ट देखिए, चलिए पाठ्यक्रम कैसा हुआ करता था? पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम काल में मुस्लिम धर्म की शिक्षा में कुरान सबसे पहला क्या था? कुरान, मोहम्मद साहब की जीवनी, पाठ्यक्रम जो था पढ़ने की बुकें थी। कुरान की शरीयतें पढ़ाई जाती थी, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ाई जाती थी, इस्लाम का इतिहास कि भाई इस्लाम धर्म कैसे पनपा, कैसे कहाँ आया, और कैसे कैसे उसका विकास हुआ, तो ये चीज़ दिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें? नेक्स्ट चीज़ निकल करके जो आ रही, ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या निकल के आ रही कि आपका अरबी फारसी की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। व्याकरण पढ़ाया जाएगा, साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा पद्धति, सब चीज़ें विषय रहेंगे पढ़ाने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम हो जाएगा। सबसे पहले कुरान की शरीयतों से शुरू होगा, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद इतिहास, भूगोल, इस्लाम, कानून, अरबी फारसी भाषाएं। ठीक है। अगर बात करें मुस्लिम युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो क्या थी? इन्होंने अरबी से फारसी से अरबी फारसी से इनकी जो भाषा थी कौन सी थी? तुर्की भाषा बनाई, मतलब, है ना, ये उनकी उपलब्धि थी। शिक्षा की विधि क्या यूज़ हुआ करती थी? शिक्षण की विधि में लिखना, पढ़ना, कंठस्थ करना यानी याद करना आदि पर जोर दिया जाता था, और मौखिक तरीके से भी बच्चे से सुना जाता था, उसे सुनाकर भी पढ़ाया जाता था। तो ये शिक्षण विधि हो गई। शिष्य देखो और गुरु के बीच संबंध कैसे रहा करते थे, ये सारी हेडिंग एज इट इज़ आपको लिखना है, 15 नंबर में पूछे जाएंगे। इस काल में गुरु व शिष्य के मध्य में घनिष्ठता नहीं होती थी। भाई आपसी रिलेशन से ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे, बच्चा अपनी बात को शेयर नहीं कर पाता था उस टाइम पे। विद्यार्थी गुरुओं के प्रति आदर भाव रखते थे तथा उनका यह प्रयत्न रहता था कि वे गुरुओं के सम्मान को बनाए रखें। आदर भाव रखते थे, सम्मान रखते थे टीचर्स। ठीक है। आगे देखते हैं।
देखिए मुस्लिम युग की विशेषताएं देखिए क्या क्या रही हैं। बात करें अगर हम मुस्लिम युग की विशेषताओं की तो क्या रही हैं, मुस्लिम काल की विशेषताएं। ठीक है जी। पहली विशेषता क्या है, शासन द्वारा प्रोत्साहन व सहायता। तो शासन यानी सरकारी लेवल पे सहायता दी जाती थी, प्रमोट किया जाता था, प्रोत्साहित किया जाता था शिक्षा के लिए। मुस्लिम काल में शासन शिक्षा के प्रचार प्रसार में रुचि लेते थे, यानी सरकार इंटरेस्ट लेती थी उस टाइम। मकतब मदरसों की आर्थिक सहायता भी करते थे। उसके साथ ही साथ जागीरें भी दी जाती थी, ज़मीन जागीरें वगैरह गिफ्ट में दी जाती थी कि भाई लोग पढ़ाओ यहाँ पे और स्कूल खोलो। विद्वानों का राज दरबार में विशेष स्थान था, विद्वान लोगों को भी भाई आमंत्रित किया जाता था, सम्मान भी दिया जाता था, उन्हें सम्मान का पात्र समझा जाता था। आप लोग जानते हो कालिदास हुए, या फिर बात करें बहुत सारे अपने जो कवि हैं नवरत्न कंवर के दरबार में थे, तो इन सभी को संरक्षण भी दिया जाता था। उसके साथ ही साथ इन्हें उपाधियां भी दी जाती थी, उसके साथ ही साथ इन्हें सम्मानित भी किया जाता था समय समय पर। तो ये सब चीज़ें चलती थी, शिक्षा को, कला को, संस्कृति को महत्व दिया जाता था। दूसरी बात, भाषा विशेष पर बल। मुस्लिम काल में कुछ विशेष भाषाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जैसे अरबी फारसी भाषा का विशेष विकास। मुस्लिमों की भाषा ही फारसी होती, अरबी मतलब सारे राजनीतिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज तो फारसी थी, अरबी फारसी भाषा का ज़्यादा विकास हो पाया मुस्लिम काल में। अब धर्म का प्रभाव क्या रहा, इस्लाम धर्म के शासन में शिक्षा प्रणाली भी इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। देखो क्या हुआ इसमें, धर्म का कैसा अगर बात करें, देखो जब भी शिक्षा जो है वो उस समय के, उस टाइम का जो राजनीतिक चीज़ें चल रही होंगी, उस टाइम की जैसी सत्ता होगी, जैसे लोगों का प्रभाव, जैसे लोग होंगे, जैसा धर्म चल रहा होगा, उसका प्रभाव शिक्षा पर भी देखने को मिलेगा। तो इस्लाम धर्म चल रहा था तो शिक्षा पर भी इस्लाम का प्रभाव था। प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति धर्म और ज्ञान के लिए शिक्षा को महत्व देता था, यानी सबका उद्देश्य क्या था कि धर्म और ज्ञान, भाई उनका ज्ञान बढ़े, उनका धर्म, उनके धर्म के लोग अनुयायी ज़्यादा हों, इसलिए वो शिक्षा को उनने आधार बनाया। भौतिकता मैंने आपको पीछे ही बताया कि भाई क्या चाहते थे, सारे सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, भौतिक यानी कि लग्जरियस लाइफ सारी इसी जन्म में मिल जाए, पुनर्जन्म पर ये लोग विश्वास नहीं करते थे। ये नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में भगवान हमें ये देना, वो कहते भगवान जो देना इसी जन्म में दे दो, है ना। इसलिए वह इसी जन्म में समस्त सांसारिक सुख प्राप्त करना चाहते थे। इस काल में कला, संगीत, नृत्य, चित्रकारी, कृषि, चिकित्सा आदि की जानकारी का इतिहास इस तथ्य को हमारे सामने प्रकट करता है। बात करें कौन से साक्ष्य, भाई कला से पता चलता है, संगीत, मुस्लिम काल की संगीत से पता चलता है, नृत्य, चित्रकारी, इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि भाई ये लोग क्या चाहते थे कि पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है, हमें जो चाहिए सांसारिक सुख इसी जन्म में मिल जाए। नेक्स्ट है आपका इतिहास लेखन। इतिहास लेखन कैसा चलता था इस काल में, इसको देखते हैं जरा सा। ठीक है, इतिहास लेखन। तो इतिहास लेखन क्या था, मुस्लिम शासकों में शिक्षा का महत्व क्या था ये जानते हैं। यह इसी तथ्य से पता चलता है कि वे अपने युद्ध और संस्मरण प्रमुख घटनाओं को लिपिबद्ध करवाते थे। इतिहास लेखन क्या था, आपने देखा होगा अकबर जो था, अशोक जो था, उसने सबसे पहले अपनी लिपियाँ, जो जेम्स प्रिंसिप नाम का व्यक्ति था, 1837 में उसने सबसे पहले लिपियाँ, मतलब उसकी लिपि को पढ़ पाया, जो उसकी ब्राह्मी लिपि थी। तो ये क्या करते थे, इतिहास लेखन का तरीका ये था, मतलब जो अपनी कहानी, बातें हैं जो अपने धर्म की या फिर जो उनके शासन व्यवस्था की बातें हैं, उन सबको किसी में लिपियों में लिखकर संरक्षित कर देते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ पाए और समझ पाए। जैसे जो कलिंग युद्ध हुआ था जो अशोक के टाइम पे, कलिंग युद्ध, तब उससे वो इतना भयंकर मतलब तरीके से परेशान हो गया था, उसने फिर क्या डिसाइड किया था कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जाने कितने लोगों की जानें चली गई थी और खून की धाराएं बह गई थी। तो उसके बाद फिर उसने एक जो क्या बोलते हैं स्तूप भी बनवाए काफ़ी, उसके साथ जो चीज़ें लिखी, संस्मरण भी बनवाए, है ना। और बहुत सारे उसमें लिख के, ताड़ के पत्तों पर, जो पत्थर पर लिखना, या फिर क्या कहते हैं सिक्कों पर लिखना, इस तरीके से लिखकर भी उसने इतिहास लिखा कि भाई अब युद्ध करना व्यर्थ है वगैरह, हर चीज़ के बारे में बताया। तो यही है कि इतिहास लेखन क्या चलता था, लिपियाँ चलती थी, ब्राह्मी लिपि का यूज़ जैसे किया जाता था, खरोष्ट लिपि का यूज़ किया जाता था। मुस्लिम शासकों के समय में ही इतिहास लेखन की कला का सर, और इतिहास लेखन स्वरूप की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले मुस्लिम शासकों ने ही शुरू किया था।
नेक्स्ट उर्दू का जन्म, मैंने अभी पहले बताया था, अरबी फारसी से क्या बना, अरबी और फारसी से उर्दू भाषा निकल करके आई, उर्दू मैंने बोल दिया था तुर्की, क्या था, उर्दू भाषा निकल करके आई, कैसे, अरबी फारसी से। सबसे बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम काल की, अरबी फारसी से उर्दू भाषा का जन्म हुआ। उर्दू भाषा इसके पहले कोई जानता नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं आगे थोड़ा सा, चलिए, मुस्लिम शिक्षा के गुण, क्या क्या क्वालिटी थी मुस्लिम शिक्षा में, ये भी देख लेते हैं। मुस्लिम शिक्षा के मुख्य गुणों का उल्लेख निम्न प्रकार है। साहित्य और इतिहास का विकास, मैंने पीछे भी आपको बताया कि भाई साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ इस पीरियड में। हिंदू मुस्लिम शासकों में रुचि कभी भी इतिहास के प्रसिद्ध प्राप्त करने की नहीं रही, प्रसिद्धि करना नहीं चाहते थे, इसलिए प्राचीन भारतीय इतिहास भी की जानकारी पुराणों आदि को छोड़कर कहीं प्राप्त नहीं होती। किसी भी सम्राट ने सच्ची सांसारिक घटनाओं के जीवन के वास्तविक अनुभवों को, कहने का मतलब ये कि भाई इतिहास का विकास कैसे हुआ, जब कोई भी राजा है अपने वर्तमान समय में शासन जो चल रहा है उसके बारे में लिखित रूप में रखे, तो वही तो इतिहास बनेगा ना। हिस्ट्री कैसे बनी, लिख के रख गए, फिर उन्हें पढ़ने की कोशिश करी गई, उनके बारे में जानने की कोशिश करी गई, और फिर बताया गया आने वाली पीढ़ी को कि देखो भाई पिछले टाइम में ऐसा हुआ करता था। तो इसमें ये इस्लामिक लोग तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, हर चीज़ों को इन्होंने क्या किया, लिपिबद्ध किया, है ना। इसकी अलग हम मुसलमान शासकों में देखते हैं कि वे स्वयं अपने अनुभवों को लिपिबद्ध, खुद भी कई बार उन्होंने अपने अनुभवों को लिखे। जैसे मैंने आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भाई लिख लिख के संदेश भेजा लोगों के पास और बताया कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से क्या परिणाम निकला, है ना। मुस्लिम शासकों की इस प्रवृत्ति ने इन अनेक इतिहासकारों को कार्य क्षेत्र में लाया। भाई जब इन्होंने लिखने की इच्छा जताई और इन्होंने ऐसे लोगों को, लेखकों को समर्थन किया और लेखकों को मतलब प्रमोट किया, तो कई लोगों में लिखने की प्रवृत्ति भी जगी मुस्लिम काल में ही, है ना। सांसारिक घटनाओं का वर्णन होने लगा, ग्रंथ तैयार होने लगे, इस तरीके की बात हुई। सबसे बड़ा विकास क्या रहा, साहित्य और इतिहास का विकास। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे दूसरे पेज का है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरे पेज का है, मैंने इसको इस तरीके से जूम किया कि यहाँ पे साइन आ रहा ना, इसलिए। उस समय के शासकों में सांसारिक भोग विलास और कृत्रिम सौंदर्य, नृत्य, संगीत का महत्वपूर्ण स्थान था। ये प्रवृत्ति थी, भाई कृत्रिम सौंदर्य को ज़्यादा पसंद करते थे, नृत्य को ज़्यादा पसंद करते थे, संगीत को ज़्यादा पसंद करते थे, भोग विलास को ज़्यादा, क्योंकि वो किसकी बात करते थे, भाई इसी जन्म में उन्हें सब कुछ मिल जाए। शिक्षा निःशुल्क प्रबंध था। विशेषता क्या थी मुस्लिम एजुकेशन की, कि फ्री शिक्षा हो सभी के लिए। मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षार्थियों किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था, शिक्षा फ्री थी। शिक्षा संस्थाओं का संपूर्ण व्यय राज्य एवं किसी समिति द्वारा वहन किया था। भाई कोई राज्य करेगा या कोई समितियां बनी हुई हुआ करती थी, वो करती थी। छात्रावास भी थे, कैंप्स भी थे बच्चों के रहने के लिए, पौष्टिक खुराक भी मिलती थी, मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक जो थी वो भी मिला करती थी। क्या, पौष्टिक खुराक, खाना, जैसे भी मिड डे मील चलता है। अन्य विशेषताओं की बात करें अगर हम, तो क्या थी, उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त इस्लामी शिक्षा पद्धति में शिक्षा संस्थाओं का निर्माण प्राय शांत और मनोरम स्थान पर, जैसे वैदिक काल में हुआ करता था कि भाई शिक्षा कहाँ दी जाती थी, किसी पेड़ के नीचे, किसी रमणीय स्थान पर, शांत स्थान पर, प्रकृति की छाया में, ऐसी जगह शिक्षा दी जाती थी। तो बात करें अगर मुस्लिम पीरियड की, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता था, कोलाहल से दूर, शोर नहीं हो, जहाँ पे सांसारिक मोह माया शोर ये सब चीज़ें ना हो, ठीक है, जिसमें छात्र अधिक रुचि कर पाएँ, ठीक है, जिसमें छात्र अधिक रुचि से व पूर्ण मनोयोग से अध्ययन कर पाएँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के अतिरिक्त और कोई भी कार्य नहीं रहता था। जैसे भाई बात करें अगर हम वैदिक युग में, तो क्या करा जाता था कि भाई आश्रम की साफ सफाई करना, जो टीचर्स थे उनको कोई नियमित वेतन नहीं दी जाती थी, कुछ वेतन क्या उनको किस पर, वो भिक्षा पर मतलब डिपेंड थे। कैसे थे कि भाई भिक्षा लेने के लिए कौन जाता था, गुरु शिष्य साथ में जाया करते थे, फिर भिक्षा मांग करके लाते थे घर घर से, तो वही फिर खाया करते थे, और उसी में आश्रम की साफ सफाई करना, नियम संयम से रहना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, बहुत सारे उनके नियम कानून थे। लेकिन यहाँ पे क्या था, बच्चे को खाली पढ़ाई करना है। छात्रवृत्तियाँ भी मिल रही थी, पुरस्कार भी दिए जा रहे थे, विद्याधन के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा था।
लेकिन सफलता के लिए परीक्षा न होकर वास्तविक योग्यता होने के कारण विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण व मानसिक दृढ़ता की भी रुचि स्वतः उत्पन्न हो जाती थी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चे की आपको योग्यता जज करनी है तो परीक्षा नहीं करवाई जाती थी, उसके चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। उसके चरित्र निर्माण और उसके चरित्र से पता चल जाता था कि इस बच्चे की शिक्षा किस तरीके की दी गई है। अब देखिए, नारी शिक्षा का अभाव था। आपने देखा होगा मुस्लिम लोग में अभी भी, अब तो काफ़ी शिक्षा, कई लोग मानते हैं कि भाई गरीबी के कारण मुसलमान शिक्षा में औरतों को ज़्यादा आगे नहीं निकालते थे। कई कहा जाता कि भाई इसके पीछे का जबकि रीज़न क्या है कि भाई गरीबी पाई जाती मुस्लिमों में, है ना। तो नारी शिक्षा का अभाव था। मुस्लिम संस्कृति पर्दा प्रथा का महत्वपूर्ण स्थान था। राजघराने की स्त्रियां ही शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ थीं, छोटे मोटे लोग नहीं शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। शिक्षा का प्रबंध हरम में ही हो जाता था, मतलब घरों में ही हो जाता था। जनसाधारण के लिए संभव ही नहीं था, क्योंकि टीचर्स इतने मतलब हर किसी के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो घर में टीचर बुला लें, अपने घर पर बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध कर सके। शासन की ओर से स्त्री के लिए कोई भी प्रबंध नहीं था, ठीक है। नारी शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया, कोई आगे नहीं बढ़ाया, प्रमोट नहीं किया इस्लामिक पीरियड में। किंतु पर्दा प्रथा होने के कारण भी अधिकांश लोग लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे। लड़कियां मदरसों में पढ़ने जाती भी थीं तो शिक्षा का व्यय अभिभावकों को ही करना पड़ जाता था, इसलिए कुछ धनी लोग ही लड़कियों को शिक्षा दिला पाते थे। प्रॉब्लम क्या थी भाई? धन का अभाव था। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती थी कि लड़कियां पढ़ें और नारी शिक्षा को समर्थन किया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और पर्दा प्रथा थी दूसरी चीज़, तो घर से बाहर लड़कियां जाया नहीं करती थी, कम ही जाती थी। कुछ राजघराने की विदुषी महिलाएं हुई, वो कैसे हुई कि भाई उनके घर में ही टीचर्स आया करते थे, वो पैसे देने में सक्षम थी राजघराने के। जैसे मान के चलिए, बाबर की बेटी गुलबदन एक लेखिका थी इस्लामिक पीरियड में। हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान कवित्री थी। नूरजहां, मुमताज़ और जहांआरा अरबी फारसी के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुई। और रजिया बेगम तो सब लोग जानते हैं भाई, दिल्ली की प्रथम शासिका, ठीक है। चांद बीबी कुशल शासक हुई, कुशल शासक के रूप। औरंगजेब की पुत्री जैरुमनिशा, औरंगजेब की पुत्री जैरुमनिशा की बात करें तो इसका क्या हुआ? औरंगजेब की पुत्री जैरुमनिशा अरबी और फारसी की कवित्री थी। तो ये कुछ महिलाएं थी जो राजघराने से संबंधित थी, जो मुस्लिम पीरियड में शिक्षा ग्रहण कर पाई और कुछ अच्छी पोस्ट हासिल कर पाई, जिनकी संख्या बहुत कम थी। इसलिए कहा गया कि भाई मुस्लिम काल में नारी शिक्षा का अभाव था। मकतबों में कहीं कहीं कुछ बालिकाएं भी पढ़ने चली जाया करती थी। इस प्रकार शिक्षा में स्त्री शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया कुल मिला के, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें अगर भाषाओं की, तो अरबी और फारसी भाषाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। जैसे भी बताया, अरबी और फारसी से उर्दू का विकास हुआ था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हिंदी, संस्कृत अथवा उर्दू ना होकर अरबी फारसी होने के कारण प्रांतीय भाषाओं का विकास हो गया। सभी भाषाओं को बल नहीं दिया गया। कौन सी भाषा? हिंदी, संस्कृत, उर्दू ना होकर अरबी फारसी पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया, बल दिया गया। राज्य में उच्च पद पाने की भावना के कारण हिंदुओं को भी अरबी, अब कुछ हिंदुओं की अगर बात करें तो क्या हुआ करता था, अगर आपको अरबी फारसी भाषा पर जब सरकार बल दे रही है तो आपको अगर अरबी फारसी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो फिर आपको भी उच्च पद नहीं मिलेंगे, या फिर आपको भी सरकारी नीतियों में भाई मतलब एलिजिबल नहीं हो गए आप। कहने का मतलब, जैसे कोई पोस्ट है उसमें स्टेनोग्राफर की मांगते हैं, टाइपिंग मांगते हैं, तो आपको टाइपिंग नहीं आता तो आप कैसे उस पद के लिए एलिजिबल हैं। तो वही बात है, यहाँ पे क्या हुआ करता था, क्या हुआ करता था कि कुछ हिंदू लोग भी क्या करने लग गए थे, अरबी फारसी का अध्ययन करने लग गए थे। प्रारंभिक शिक्षा फारसी वर्णमाला में रटन से प्रारंभ। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो फारसी भाषा में वर्णमाला थी जिसको रटवाया जाता था सभी को, ठीक है, मुस्लिम काल में। उच्च शिक्षा का माध्यम भी फारसी ही था। अरबी फारसी ज़्यादा चलती थी क्योंकि फारसी राजभाषा थी। मैंने आपको भी पहले भी बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, फारसी थी। इसका अध्ययन करना अनिवार्य माना जाता था। अकबर की उदार नीति के फलस्वरूप अरबी और फारसी के साथ साथ हिंदी की, अकबर ने भाई शुरू किया क्या, हिंदी को भी थोड़ा सा समावेश किया, किंतु वह व्यवहारिक ना हो सकी, केवल नीति रूप में ही चल पाए। व्यवहारिक लेवल पर अगर बात करें तो अरबी और फारसी ही चली। तो ये समस्या थी, अरबी फारसी की ही प्रधानता रही, जिसमें हिंदू संस्कृति को किसी प्रकार का लाभ ना हो, मतलब हिंदू धर्म को
हिंदू संस्कृति थी वो कहीं बिल्कुल आगे ना पहुंच पाई और वो आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जब मुस्लिमों का बोलबाला है तो मुस्लिमों की भाषा चल रही है, मुस्लिमों ने जो कानून बनाए हैं वो चल रहे हैं, जिस चीज़ को वो प्रधानता देंगे वही तो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देख रहे हैं ना, लेखन व पाठन की असमानता, ये एक विशेषता रही है। इस्लामी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत लिखना पढ़ना अलग अलग सिखाए जाते थे, एक साथ नहीं। जैसे अभी LSRW के क्रम में सिखाए जाते हैं ना, पहले क्या हुआ, अब क्या हो, पहले क्या हुआ करता था, एक ही क्रम में नहीं सिखाए जाते थे, अलग अलग सिखाए जाते थे। शिक्षार्थी को सर्वप्रथम शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करना पड़ता था, पहले रीडिंग सिखाए जाएंगे, पढ़ने का ज्ञान हो जाने के बाद लिखना सिखाया जाता था। ये तो क्रम की बात हो गई। अगर हम करें इसमें विद्यार्थी का दुगना समय नष्ट होता था, यानी पहले खाली लिखना सिखाएगा, पहले सर्वप्रथम पढ़ना सिखाएगा, लिखना बिल्कुल नहीं सिखाएगा। जब वो 1-2 साल में लिखना पढ़ना सीख जाएगा फिर लिखना सिखाया जाता तो समय बर्बाद होता था, लेखन पाठन में असमानता थी, ये विशेषता थी। एक लास्ट विशेषता देख लो क्या थी, फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट विशेषता क्या थी, किसी भी समान स्तर पर नहीं हो पाता। अकबर का ध्यान एक ओर गया और राजाज्ञा दी गई कि निश्चित समय में बालक को लिखना पढ़ना साथ साथ सिखा दिया जाए। अकबर ने इस बार पर ध्यान दिया और क्या कहा भाई कि बालक को लिखना पढ़ना एक साथ सिखाइए, समय नष्ट ना कीजिए। इस बात पर नज़र डाली अकबर ने। दृष्टिकोण अधिक सांसारिक था। सभी लोग जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि सांसारिक सुख के लिए ये लोग सब किया करते थे। मुस्लिम शिक्षा में धार्मिकता का पर्याप्त स्थान था, निकल कर के ये आया। धर्म को बढ़ाना था, प्रचार प्रसार करना था। अरबी फारसी का ज़्यादा भाई क्या किया गया, को प्रधानता दी गई। और बात करें अगर हम शिक्षा का उद्देश्य क्या था तो क्या करना भाई, धर्म का प्रचार प्रसार करना। किंतु इस्लाम धर्म के अंतर्गत केवल इस लोक की वास्तविकता के माने जाने के कारण, परलोक की व्यवस्था में विश्वास न होने के कारण भौतिक संपदा के प्रति मुसलमान अधिक आकर्षित होते। मतलब भाई किले बनवा डाले बहुत सारे, उन्होंने कहा मुमताज महल की याद में ताजमहल बना डाला, ठीक है, या फिर उन्होंने अपने अपनी कब्रें बना डाली, क्योंकि वो इस ही जन्म पर विश्वास करते थे। तो वो कहते थे अगर हम मर जाएंगे तो ये सब हमारा दिखेगा, है ना। तो जागीरें एकत्रित करना, धन एकत्रित करना, किले एकत्रित करना, धन दौलत एकत्रित करना, क्योंकि वो इसी धर्म में सब कुछ हासिल करना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सांसारिक समावेश हो गया। प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित आध्यात्मिकता का, जिसके कारण प्राचीन विश्व को गुरु समझा जाता था। भाई प्राचीन विश्व में भारत की अगर हम बात करें तो भारत को क्या समझा जाता था, गुरु समझा जाता था। क्यों समझा जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक लोग भारत के ही थे। राम और कृष्ण की धरती रही है ये, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अध्यात्म रहा है, जो कि मुस्लिम काल में कम होता गया। मुस्लिम शिक्षा में एकदम क्या हो गया, अभाव रहा है इन चीज़ों का, अध्यात्म का। शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य भौतिक सुख, ऐश्वर्य, सुंदरता, मान, पद मिल जाए, धन दौलत संग्रह करना, ये सब उद्देश्य रहा। इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया, इन्हीं चीज़ों को हासिल करने की कोशिश की गई। बौद्धिक संतोष के लिए शिक्षा को महत्व नहीं के बराबर थी। शिक्षा को कम महत्व दिया जाता था, बौद्धिक संतोष नहीं, ये लोग सांसारिक भौतिक सुख चाहते थे। इस प्रकार इस्लामी शिक्षा जीवन दर्शन की गहराइयों तक न पहुंच सकी, इसलिए भारतीय शिक्षा प्राचीन काल में विख्यात थी। इस तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम शिक्षा परिस्थिति काल विशेष की आवश्यकता मांग पर आधारित थी, न कि बौद्धिक विकास पर। तो निकल कर के बात इसमें से ये आई कि भाई जो इस्लामिक शिक्षा थी वो क्या थी इस्लामिक शिक्षा जो थी वो क्या थी कि कुछ जो मांग थी उस समय संसार की या फिर जो समाज की, उन समाज की मांगों को पूरा करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, संतुष्टि नहीं हो पाई, आत्म संतुष्टि नहीं हो पाई, आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो पाया, संसारिक दृष्टिकोण ही रहा शिक्षा का माध्यम, और शिक्षा की जरूरत भी वही रही। इसी आधार पर ही पूरी शिक्षा चलती रही मुस्लिम काल में। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर ना किया हो अभी तक तो, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें जितना भी आप कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए
जल्दी लाएं। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर, बीएड या बीटीसी के सब्जेक्ट्स में किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी भी कोई समस्या हो तो उसे भी ज़रूर शेयर करिएगा, हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए यही था।